अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कंसिडर कर लेता हूँ एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल जो है ना पैरेलल और सीरीज दोनों में जो है ना वो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कैपेसिटर्स हैं, और कैपेसिटर्स जैसे कि यहां पे हमने लगाया हुआ है 4 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर, और इसके साथ सीरीज में कैपेसिटर्स लगे जो कि पैरेलल में है। ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं और इसके साथ ये सीरीज में है। और यहां पर मैं इस तरह कर लेता हूं कि एक और कैपेसिटर्स हम यहां पे एक कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं। यहां पे दो कैपेसिटर्स जो है ना वो पैरेलल में हैं, और यहां पर एक कैपेसिटर इसी तरह इनके साथ सीरीज में है, और यहां पे इनको हम कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी का एक टर्मिनल है जिसको मैं टर्मिनल बी, और ये बैटरी का दूसरा टर्मिनल है जिसको मैं टर्मिनल ए कह देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, मैं इनकी वैल्यूज जो है ना वो लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और ये भी 4 का है, और ये कैपेसिटर इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 3, और इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1 माइक्रोफैरड। इसी तरह इसको मैं 6 माइक्रोफैरड और इसको 8 माइक्रोफैरड कंसिडर कर लेता हूँ, और ये जो कैपेसिटर है इसको भी मैं 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कंसिडर कर लेता हूँ। इसको इस तरह करते हैं, इसको 2 कंसिडर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस में जो है ना वो आसानी हो। तो ये 8 का। अब क्या करेंगे, इस सर्किट को हमने जो है ना अब ब्रीफ करना है। अब ब्रीफ किस तरह करेंगे, यानी सबसे पहले हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को जो है ना, इस कॉम्बिनेशन को और इस कॉम्बिनेशन को हम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा कि ये एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। अब ये दोनों जो है ना वो पैरेलल में लगे हुए, तो पैरेलल के लिए हमने पढ़ लिया कि पैरेलल में कैपेसिटेंसेस ऐड हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल ये सर्किट बराबर है। अगर मैं यहाँ पे ए कंसिडर कर लूं और यहाँ पे ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, तो ये दोनों मिलके 3 + 1, तो ये भी 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बन जाएगा। ये भी 4.0 और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। और इसी तरह हम यहां पे टर्मिनल बी लगा देते हैं। अब देखें ये दो हैं, तो ये भी पैरेलल में है क्योंकि यहां पर पोटेंशियल जो है ना वो डिवाइड हो रहा है। यहां पर पोटेंशियल और यहां पर पोटेंशियल बिल्कुल एक जैसे, करंट यहां पे डिवाइड हो रहा है, तो पोटेंशियल एक होने की वजह से ये पैरेलल में आ गई। अब यहां पर 6 और यहां पे 2, तो 6 और 2 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आ जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी 8 माइक्रोफैरड और दूसरा भी साथ 1 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है, ये भी 8 आ जाएगा और ये तो 8 का लगा हुआ है। अब हम यहां पे देखते हैं कि ये जो दो कैपेसिटर्स हैं, ये दो कैपेसिटर अब सीरीज में, क्योंकि ये इस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट आ रहे हैं, यानी ये एक उसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन दो की रेसिप्रोकल में ऐड हो जाएगी, तो 1 ये फिर क्या होगा, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते कि 1 और C इक्विवेलेंट। अब 1 और 4 + 1 और 4,
तो ये 1/2 आ जाएगा। तो यहां से इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो 2 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि ये सर्किट में लगे हों तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये टर्मिनल ए और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 2 माइक्रोफैरड का है। और ये हमने देख लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया वो 2 आ गया, वो दोनों 4 है। और ये दोनों क्या होंगे 1/8 प्लस 1/8 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 तो ये जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कैपेसिटेंस 4 आ गया, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी और ये 4.0। अब यहां पे भी देखें कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम है। अब इन टर्मिनल्स के लिहाज से ये दोनों जो है ना वो पैरेलल में आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो ये हम इस तरह कर लेंगे कि ये अब सर्किट इस तरह होगा, ये टर्मिनल ए और ये एक कैपेसिटेंस जो है ना वो है जो कि पैरेलल में है। तो 4+2 और 4+2 जो है ना वो 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो ये पूरा सर्किट जो यहाँ पे है इसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। तो ये पूरा सर्किट जो है ना वो 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस देगा, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड होगी। तो हमारे सर्किट में पैरेलल पूरे सारे पैरेलल भी हो सकते हैं, सारे सीरीज में भी हो सकते हैं और पैरेलल और सीरीज की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इस सर्किट की वो 6 माइक्रोफैरड आ जाएगी। Now we discuss energy stored in a capacitor, which is the second last topic here, and this is that we are applying a potential delta V. The Q is equal to C delta V and capacitance जो है ना वो बराबर है epsilon naught A over D के। तो देखें जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जो है ना वो चार्ज पे एक काम कर रही है और वो काम यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यानी जो पोटेंशियल है वो काम कर रहा है चार्ज पे और वही चार्ज जो है ना वो स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो इज अ पोटेंशियल एनर्जी वहां पे स्टोर हो रहा है। हमने पहले डिफाइन किया था कि वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इसको हम पोटेंशियल कहते हैं, यानी पोटेंशियल इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो वो वर्क हमें पता है कि वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है F डॉट S के और डिवाइड बाय अ यूनिट चार्ज। तो इसको अब हमने लिखना है कि यहां से ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखी है कि V जो है ना वो बराबर है W ओवर Q के, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। अब अगर एक चार्ज यहाँ पे आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, मैंने पूरे वर्क को कैलकुलेट करना है तो वो dW होगा और जो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज है वो dQ है। तो यहां से मुझे लिखना पड़ेगा इसको एज डेल्टा V, means the potential difference is the fraction of work which is done on a fractional charge। वो fractional charge उसको मैं यूनिट चार्ज कहता हूं। तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं कि dW is equal to delta
V and D Q। अब अगर मैं टोटल वर्क वो निकाल लूं तो वही वर्क है जो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वहां पे स्टोर हो रहा है। तो अब मुझे दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल इंटीग्रेशन डेल्टा वी डी क्यू। अब डेल्टा वी का मुझे पता है कि वो क्या है, वो बराबर है डेल्टा वी क्यू ओवर सी के। लेकिन उस क्यू को मैं स्मॉल क्यू में लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा और ये कैपेसिटेंस और ये डी क्यू के बराबर होगी। अब यहां पर अगर मैं पूरा वर्क कैलकुलेट कर रहा हूं तो चार्ज 0 था पहले और फिर टोटल चार्ज आ जाएगा क्यू, क्योंकि मैं चार्ज पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो चार्ज पे इंटीग्रेशन में चार्ज 0 से बढ़ रहा था और जब क्यू पे आया तो जितना काम हो रहा था वो खत्म हो गया और पूरी एनर्जी जो है ना वो यानी पूरा वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वहां पे स्टोर हो गया। तो यहाँ पे ये W हो जाएगा टोटल वर्क डन और में से 1/c और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to Q और Q D Q। अब मैंने इसे इंटीग्रेट करना है तो ये 1/c और ये Q स्क्वायर बाय 2, तो Q स्क्वायर बाय 2 और फ्रॉम 0 to Q और ये लिमिट्स अगर मैं पुट करता हूं तो ये आ जाएगा हाफ और फिर c और यहां पे Q स्क्वायर यानी 1/2c और Q स्क्वायर माइनस 0, तो उसको मैं नहीं लिख रहा। और यहां पे अब अगर मैं Q की वैल्यू डाल दूं तो Q बराबर है C डेल्टा V के, तो ये 1/2c और ये C डेल्टा V स्क्वायर, सो C स्क्वायर डेल्टा V स्क्वायर। एक C इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, सो आई विल गेट हाफ C एंड डेल्टा V स्क्वायर्ड। तो वर्क डन इस चीज के बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन ले लूं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसमें मुझे पता है कि C किस चीज के बराबर है, C बराबर है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो वर्क डन आ जाएगा हाफ और C एप्सिलॉन नॉट A ओवर D और डेल्टा V स्क्वायर्ड। अब एक रिलेशन जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैं यूज कर रहा था वो था कि डेल्टा V जो है ना वो E D के बराबर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और डिस्टेंस है जो कि अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है कैपेसिटर के केस में। सब मैं लिख सकता हूं कि ये हाफ एप्सिलॉन नॉट A ओवर D और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं E स्क्वायर D स्क्वायर। तो एक D यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हाफ और एप्सिलॉन नॉट A D और E स्क्वायर्ड। तो जो वर्क है, वर्क जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं U से, कैपिटल U से, और ये बराबर है हाफ एप्सिलॉन नॉट AD और E स्क्वायर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड E स्क्वायर्ड। अब यहां पे अगर मैं देखूं
तो ए तो एरिया है इसी प्लेट का, और डी इनमें सेपरेशन है यानी लेंथ है, इनमें सेपरेशन और लेंथ। तो ये एडी क्या हो गया, एरिया इनटू डिस्टेंस, ये तो वॉल्यूम हो गया। तो मैं लिख सकता हूं ये वॉल्यूम किस चीज का है, ये वॉल्यूम इस पूरे स्फीयर की ज्योमेट्री का है, पूरे स्फीयर की ये कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम है। तो अगर मैं पूरे कैपेसिटर का वॉल्यूम ले लूं तो वो A टाइम्स D है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि हाफ और एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो इसको अगर मैं इधर ले आऊं यानी U डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, तो इसको मैं कहता हूं ये एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी डेंसिटी है क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और इसको मैं U स्मॉल u और इसके सबस्क्रिप्ट में मैं E लिख देता हूं। E इस वजह से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि इसी तरह की कैलकुलेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम कर लेते हैं। तो फिर UE प्लस UP यानी वो पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड हो जाती है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये बराबर है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर्ड है। तो एनर्जी डेंसिटी यानी इस वॉल्यूम में, इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी जो है ना वो पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर हो गई है, वो बराबर है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के। यानी वो एनर्जी डेंसिटी भी प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतनी एनर्जी इस सिस्टम में स्टोर्ड है।